चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी बोर्ड में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का। इससे पहले हम लोग देखे थे जो बायोलॉजी में हार्ट के बारे में देखे थे, है ना, हृदय के बारे में देखे थे। तो और इसमें कुछ टॉपिक बाकी है, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे हार्ट के बारे में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे, और जो भी लोग नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग। और उसके बाद हम लोग आज देखते हैं जो हार्ट के बारे में और भी कुछ बाकी था, तो उससे आगे हम लोग देखेंगे। तो सभी लोग जुड़ेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, बिहार बोर्ड का जो भी एग्जाम होंगे 2027 में आने वाले टाइम में, तो सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो सभी लोग जो है ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे और पढ़ेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, यहाँ तक हम लोग देखे थे और आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग बने रहेंगे और कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे कि क्लास आज की कितना महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम। हार्ट के लेयर के बारे में देखेंगे, है ना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहेंगे। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार। चलिए, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा स्टडी ऑफ हार्ट। एक बार सभी लोग आप लोग कमेंट कर दीजिए स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है। कमेंट कीजिए एक बार सभी लोग। और अभी हम लोग देखेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम। हार्ट के लेयर के बारे में देखेंगे हम लोग क्या है। तो देखिए, यहाँ भी है आपको कि द हार्ट वॉल। वॉल मतलब वह कि हार्ट जो है एक जो किसके अंदर घिरे हुए हैं, किसके अंदर है, इसके बारे में। तो देखिए, इसमें कहा गया है आपको लेयर्स ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम। इट इज ए अपर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, यानी यह हृदय की सबसे ऊपरी परत होती है। लेयर के बारे में बोला, यानी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, तो हृदय की सबसे क्या है, ऊपरी परत को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय की ऊपरी परत को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम हैज टू पार्ट्स। पेरिकार्डियम के दो पार्ट्स होते हैं। वन, पहला देखिए है कि पेरिटिकल पेरिकार्डियम, एंड टू हुआ आपको विजिकल पेरिकार्डियम। यानी कि हम लोग देखे कि पेरिकार्डियम जो है एक परत है, हार्ट का एक परत है। और पेरिकार्डियम को दो भाग में बांटा गया है, यानी पेरिकार्डियम को दो भागों में विभाजित रहती है। देखिए, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। यानी कि पेरिकार्डियम एक ऊपरी परत होती है और इसे दो भाग में बांटा गया है, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। देखिए, यहाँ पे है लिखा हुआ आपको पैराइटल पेरिकार्डियम। देखिए, ये ऊपर वाली ये परत, देखिए ये पूरा ये बना हुआ है, ये हो गया आपको पेरिटिकल पेरिकार्डियम। और विसरल पेरिकार्डियम देखिए इसके बीच, इसके आप पीछे वाले देखिए, ये सब जो देख रहा है आपको, ये क्या है, ये वाले देख लीजिए, ये हो गया आपको विसरल पेरिकार्डियम। और ये जो ब्लू कलर यानी नीला कलर में जो आपको दिख रहा है, ये हो गया आपको पेरिटिकल कार्डियम और पेरिटिकल पेरिकार्डियम। और ये हो गया आपको विसरल पेरिकार्डियम। देखिए, अब देखिए मायोकार्डियम जो है इसके ऊपर वाले, देखिए ये जो व्हाइट कलर में यहाँ पे ये दिख रहा है चारों साइड से, ये देखिए ये ब्लू के बाद ये हो गया आपको पेरिटिकल पेरिकार्डियम, ये हो गया आपको विसरल पेरिकार्डियम। उसके बाद देखिए ये ऊपर में कुछ ये रेड का ये दिख रहा है आपको इस टाइप से, ये जितना है ये ऊपर वाला में, इसको हम लोग कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। और यहाँ भी देखिए, इसको हम लोग कहेंगे, इसको भी हम लोग पेरिटिकल कार्डियम ही कहेंगे। और जबकि इसके बाद वाला ये जो येलो कलर में हल्का हल्का आपको ये दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एंडोकार्डियम। क्या कहेंगे, एंडोकार्डियम कहेंगे। तो हम लोग अभी देखे द हार्ट ऑफ वॉल, यानी कि लेयर्स ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम। इसमें हम लोग देखे कि पेरिकार्डियम जो है हार्ट के बाहरी परत होते हैं, ऊपरी परत होते हैं। और पेरिकार्डियम को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपको पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा है विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम जो है आपको इस टाइप से, देखिए ये ब्लू वाला जो भी है ये हो गया आपको पैराइटल पेरिकार्डियम। और ब्लू के बाद जो ये आपको इस प्रकार में ये देखिए व्हाइट कलर में ये जो दिख रहा है, ये हो गया आपको विसरल पेरिकार्डियम। इसके बाद देखिए
पर ये भी आपको ये कौन सा हो जाएगा, विसरल पेरिकार्डियम, ये यहाँ भी होगा। इसके बाद देखिए ये हल्का ये गाजर के रंग में आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये हो गया इंडोकार्डियम, और ये रेड कलर में जो दिखेगा पेराइटिकल पेरिकार्डियम के ऊपर ये हो गया आपको मायोकार्डियम। तो सभी लोग कमेंट करेंगे। अभी हम लोग हार्ट ऑफ लेयर ऑफ हार्ट के पेरिकार्डियम देखे हैं, यानी कि हार्ट के परत के बारे में हम लोग देखे हैं, हार्ट के परत के बारे में देखे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। आगे है आपको, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग अभी देखेंगे पेरिकार्डियम और दूसरा आपको मायोकार्डियम है। पहला आपको ये जो हम लोग देखे हैं ये मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो सभी लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे है आपको दिया हुआ है कि मायोकार्डियम। अब देखेंगे हम लोग मायोकार्डियम के बारे में देखेंगे। मायोकार्डियम ये जो इस टाइप से ये जो दिया हुआ है आपको, ये सब क्या है, मायोकार्डियम है, जबकि एंडोकार्डियम ये वाला है, ये वाला। इससे पहले वाले फिगर में भी हम लोग देखे। इसके बाद है आपको प्रैक्टिकल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। इसके बाद देखिए कह रहे हैं आपको कि मायोकार्डियम कहा आपको कि मायोकार्डिया इज मिड लेयर ऑफ इट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर्स। आपको कह रहे हैं कि मायोकार्डियम बीच वाली लेयर होती है और यह जो है कार्डियक मसल्स फाइबर से मिलकर बनी होती है। ये मायोकार्डियम के बारे में बोले, ये मायोकार्डियम क्या होती है, तो ये जो है एक मायोकार्डियम जो है एक बीच वाली परत होती है। कौन सी बीच वाली परत होती है, और ये जो है कार्डियक फाइबर से मिलकर, कार्डियक मसल से मिलकर ये बनी होती है। कौन, ये मायोकार्डियम के बारे में आपको कहा कि मायोकार्डियम कार्डियक मसल्स फाइबर से मिलकर बनी होती है। मायोकार्डियम जो है एक बीच वाली परत होती है और मायोकार्डियम जो है कार्डियक फाइबर से मिलकर बनी होती है। फिर देखिए है कि द हार्ट वॉल, यानी हार्ट वॉल के बारे में हम लोग देखेंगे, हार्ट के परत के बारे में, दीवार के बारे में, कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ हार्ट, हृदय, यह हृदय को संकुचन एवं शिथिलन करवाती है। कौन, हार्ट, द हार्ट वॉल। द हार्ट वॉल का काम है कि हृदय को शिथिलन और संकुचन करना। क्या करना, हृदय को शिथिलन और संकुचन करना। किसका काम है, द हार्ट वॉल का काम है, हार्ट का वॉल का काम है, हार्ट के वॉल का काम है हृदय को संकुचन एवं शिथिलन करवाती है। कौन, वॉल करवाती है। हम लोग मायोकार्डियम के बारे में देख रहे हैं कि मायोकार्डियम जो है एक मध्य भाग है और यह जो है कार्डियक मसल्स फाइबर की बनी होती है। और उसके बाद जो है, इसके बाद देखिए हार्ट वॉल के बारे में, तो ये जो है हार्ट को यानी हृदय को क्या करती है, पंपिंग करती है, यानी कि शिथिलन और संकुचन करवाती है। कौन, हार्ट वॉल करवाती है। कौन करवाती है, हार्ट वॉल करवाती है ना। तो सभी लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। और दूसरा देखिए यहाँ पे पहला होता है यहाँ पे आपको मायोकार्डियम और दूसरा होगा अभी इंडोकार्डियम। पहला होगा मायोकार्डियम और दूसरा होगा इंडोकार्डियम होगा। चलिए दूसरा है अभी आपको इंडोकार्डियम। हम लोग मायोकार्डियम में देखे कि वो जो है बीच वाली परत होती थी और वह जो है कार्डियक फाइबर मसल्स की बनी होती थी। और अभी इंडोकार्डियम के बारे में देख रहे हैं। इंडोकार्डियम करें इट इज ए, देखिए इनर मोस्ट, इट इज ए इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, कि यह हृदय की सबसे आंतरिक परत होती है। द हार्ट वॉल, यानी कि इसमें जो है क्या कहा आपको, यानी कि इंडोकार्डियम के बारे में, इंडोकार्डियम क्या होती है, हार्ट के क्या कौन सी भाग है, आंतरिक परत है। देखिए ये आंतरिक परत है, ये कौन सी परत है, ये आंतरिक परत है। कौन, ये परत है, इसीलिए इसको हार्ट वॉल कह देते हैं। इंडोकार्डियम को द हार्ट वॉल में कहेंगे कि ये हार्ट का कौन सा वॉल है, कौन सा भाग है, तो ये कौन सा है, इनर है, इनर पार्ट है ये, यानी कि आंतरिक भाग है। कौन, इंडोकार्डियम। जबकि मायोकार्डियम आपको मध्य वाला भाग है, बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग है ये। और ये हो गया आपको इंडोकार्डियम, ये आंतरिक वाला भाग है। ये कौन सा भाग है, आंतरिक वाला भाग है। इसीलिए द हार्ट वॉल, ये जो है हार्ट वॉल है, एक इंडोकार्डियम और एक मायोकार्डियम। इंडोकार्डियम जो है आंतरिक वाला भाग है और मायोकार्डियम जो है मध्य वाला भाग है, जो कार्डियक फाइबर मसल्स की बनी होती है। चलिए हम लोग देखें अभी इंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, अभी हम लोग अब आगे देखेंगे इसको।
चलिए आगे है, आपको आगे देखिए सभी लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे और कमेंट कीजिए आप लोग। आगे है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हम लोग देखेंगे सुपीरियर वेना कावा क्या होता है। सुपीरियर वेना कावा क्या होता है, तो देखिए कहा गया है कि इट इज इम्पोर्टेंट वेन विच इज कनेक्टेड टू राइट आर्ट्रियम। आपको कहा कौन सा आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। देखिए राइट आर्ट्रियम, देखिए ये जो इस प्रकार से ये जो दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये राइट आर्ट्रियम, ये इसी को दिखा रहा है। वेना कावा के बारे में कहा गया, ये जो तीर देखिए लिखा हुआ है, आपको कहा कौन आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। यह हृदय का महत्वपूर्ण वेन होती है और यह हृदय के दाएं एट्रियम से जुड़ी रहती है। कौन, सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा जो है एक नाम है, और वेना कावा कहाँ होते हैं, तो यह हृदय के किस साइड में होते हैं, दाएं साइड में। देखिए हृदय के दाएं साइड में है, और यह जो है एट्रियम से किसे, राइट एट्रियम से जुड़े होते हैं। कौन, वेना कावा जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं, वेना कावा जुड़े होते हैं। देखिए ये है ना, ये इस प्रकार से राइट एट्रियम से जुड़े होते हैं वेना कावा, किस साइड, दाएं साइड से। फिर करें आपको कि इट मेन फंक्शन इज दैट इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी। इसके बारे में कहा आपको कि इसका काम क्या है, यानी कि वेना कावा का काम क्या है। इसका काम क्या है आपको कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अशुद्ध ब्लड को क्या करना, पंपिंग करना, अशुद्ध ब्लड को हृदय तक लाने का काम करता है। कौन, आपको वेना कावा। वेना कावा जो है दाएं साइड में होते हैं, और इसका काम है आपको कि अशुद्ध ब्लड को हृदय तक लाने का काम करता है। देखिए यह शरीर के ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का काम करती है। कौन, वेना कावा। वेना कावा दाहिने साइड में स्थित होते हैं, और यह जो है एट्रियम से जुड़े होते हैं। किससे, एट्रियम से जुड़े होते हैं, और यह जो इसीलिए हम लोग इसको राइट एट्रियम कह देते हैं। देखिए ये है ना, ये पूरा ये एट्रियम, ये इसका नाम आपको, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एट्रियम से जुड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक ये है आपको वेना कावा, ये एट्रियम से जुड़े हुए हैं, और राइट साइड में, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये राइट एट्रियम से जुड़े होते हैं, और ये दाहिना भाग में है। और वेना कावा का काम है आपको, इसका काम है कि अशुद्ध ब्लड को कहाँ लाना, हृदय तक लाना, अशुद्ध ब्लड को हृदय तक लाना, ऊपरी भाग से हृदय तक लाना, यानी कि ऊपर में जो भी अशुद्ध ब्लड है ये हृदय तक लाने में काम करेगा। कौन, वेना कावा काम करेगा। देखिए यहाँ से भी आपको तीर लगा हुआ है, इस सब का काम है, इस सब का काम है कि राइट साइड में जो है हृदय तक लाने का काम करेगा आपको वेना कावा। कौन ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लाने का काम करेगा वेना कावा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट कीजिए एक बार सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए। वो तो देखिए हम लोग सुपीरियर वाला देखे, सुपीरियर आगे वाला, अब हम लोग देखेंगे आंतरिक पार्ट का। देखिए अब आपको इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा हम लोग अब देखेंगे, यानी कि वेना, इससे पहले हम लोग सुपीरियर देखे थे, अब हम लोग इंफीरियर वेना कावा हम लोग देखेंगे। इसका काम क्या है, कह रहे आपको इंफीरियर वेना कावा इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट वेन विच कनेक्ट्स टू राइट आर्ट्रियम। इस ये जो है इंफीरियर वेना कावा जो है किससे कनेक्टेड रहते हैं, राइट आर्ट्रियम से कनेक्टेड रहते हैं। देखिए राइट आर्ट्रियम कहाँ पे आपको, ये है ना, ये है राइट आर्ट्रियम से ये कनेक्टेड रहते हैं, और यह महत्वपूर्ण वेन होती है जो कि सीधे एट्रियम से जुड़ी होती है। कैरी ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि यह शरीर के निचले अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है। इससे पहले जो हम लोग देखे थे सुपीरियर वेना कावा, वो शरीर के ऊपर से नीचे तक लाता था, लेकिन अब है इंफीरियर वेना कावा, ये शरीर के नीचे से ऊपर तक ले जाते। देखिए नीचे से ऊपर ले जाने का काम करेगी कौन करेंगे, इंफीरियर वेना कावा। ये अशुद्ध ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे से ऊपर ले जाती है, जबकि सुपीरियर वेना कावा ऊपर से नीचे लाने का काम करती है। और ये भी जो है किससे जुड़ी, ये देखिए ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम से क्या होती है, जुड़े होते हैं। किससे, राइट आर्ट्रियम से जुड़े होते हैं, और इसका काम है अशुद्ध ब्लड को नीचे से ऊपर तक यानी हृदय तक पहुंचाना।
है ना। तो हम लोग देखें अभी इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा का आपको काम है कि ये जो है दाहिने साइड से जुड़े होते हैं, राइट आर्टरियम से जुड़े होते हैं और अशुद्ध ब्लड को ऊपर से नीचे लाने में काम करते हैं, यानी हृदय तक, ऊपर से हृदय तक लाएंगे। जबकि इंफीरियर वेना कावा क्या करेंगे, नीचे में जो अशुद्ध ब्लड होगा उसको हृदय तक लाएंगे ऊपर। चलिए अभी हम लोग अब देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी के बारे में। अब हम लोग पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में देखेंगे। हम लोग इससे पहले देखे थे वेन और आर्टरी के बारे में, यानी कि शिरा और धमनी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि पल्मोनरी वेन क्या है। देखिए आप फिगर के माध्यम से देखेंगे, ये सभी फिगर में आप गया हुआ था, ये बीच वाला ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए है ना नाम पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन का काम क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम, इससे पहले भी हम लोग देखे थे पिछली क्लास में, लेकिन फिर हम लोग आगे इसको देखेंगे। अभी हम लोग पल्मोनरी आर्टरी के बारे में देखेंगे, इसका काम क्या है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, तो this is a special artery which is attached to right ventricles and its upper end is divided into two way which is connected to lungs। इसके बारे में आपको कहा कि यह भी एक हृदय का विशिष्ट प्रकार है। क्या है, एक विशेष प्रकार है और इसका काम क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए यह विशिष्ट प्रकार की आर्टरी होती है, कौन, पल्मोनरी आर्टरी, जिस पर निचला सिरा सीधे आर्टरियम से जुड़ा रहता है। आपको कहा कि निचला सिरा क्या होता है, किससे जुड़ा हुआ रहता है। देखिए नीचे वाला किससे जुड़ा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा हुआ है। देखिए ये नीचे वाला किससे जुड़ा हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा हुआ है। वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल क्या हुआ, शिरा हुआ, जबकि आर्टरियम हुआ आपको धमनी हो गया। फिर आपको कहा कि जुड़ा होता है और इसका ऊपरी सिरा दो भागों में विभाजित होती है। ऊपर वाला सिरा जो है क्या कहा आपको, दो भागों में विभाजित होती है। ऊपर वाला सिरा के बारे में कहा कि ये दो भागों में विभाजित होती है और जो कि सीधे फेफड़ों में जाकर जोड़ता है। यानी कि आपको कहा कि देखिए ये जो है ये ऊपर वाला सिरा, ये देखिए ऊपर गया है, एक इधर की ओर चला गया है और एक आपका इधर की ओर चला गया है। ये क्या करते हैं कि ऊपर जाकर के ये लॉन्ग से, ये देखिए ये पूरा, ये इसको जो ये जोड़ने का काम करते हैं। कि क्या करने का काम करते हैं, ये पूरा ये जोड़ने का काम। ये इधर चला गया आधा, इसका इधर चला गया और आधा इसका इधर चला गया। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये क्या करते हैं, तो ये जो है हार्ट के जोड़ने का काम करता है। किसको, हार्ट तक जोड़ने का, यानी सॉरी पल्मोनरी आर्टरी हार्ट को लंग से जोड़ने का काम करते हैं। कौन, पल्मोनरी आर्टरी का काम है कि हार्ट को लंग से जोड़ना। फिर आपको कह रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द आर्टरी विच कैरियर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या करते हैं, तो यह कि इसमें केवल कौन ब्लड रहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अशुद्ध ब्लड रहेंगे, यानी कि इम्प्योर ब्लड रहेंगे। कौन ब्लड रहेंगे, इम्प्योर ब्लड रहेंगे। इम्प्योर ब्लड किस में रहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में यह केवल एक ही ऐसी आर्टरी है जो कि शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय से बाहर लेकर जाती है। ये क्या करती है, इसमें इम्प्योर ब्लड रहते हैं। किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में कौन ब्लड रहते हैं, इम्प्योर ब्लड रहते हैं। देखिए इधर जो ये बाहर निकला है तो इससे हमारे बॉडी के पार्ट जुड़े रहते हैं। इसका काम है अशुद्ध ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इसमें कौन ब्लड, इम्प्योर ब्लड रहता है और ये हार्ट को लंग से जोड़ने का काम करता है। कौन, पल्मोनरी आर्टरी। तभी हम लोग देख रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हमारे हार्ट को लंग से जोड़ने का काम करती है, यानी कि हृदय को फेफड़ा से जोड़ने का काम करती है। और यह जो इसके दो हिस्से होते हैं, यह जो है इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड को हमारे शरीर तक पहुंचाते हैं। इसमें पूरे के पूरे कौन ब्लड रहते हैं, अशुद्ध ब्लड रहते हैं, यानी इम्प्योर ब्लड रहते हैं। किसमें, पल्मोनरी वेन में रहते हैं, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में कौन ब्लड, इम्प्योर ब्लड रहते हैं। चलिए आगे फिर है आपको पल्मोनरी वेन। अब देखेंगे पल्मोनरी वेन के बारे में। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ब्लड और पल्मोनरी वेन के बारे में देखेंगे। देखिए है कि पल्मोनरी वेन के बारे में देखेंगे कि दिस वेन स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स and lower end is connected to the left atrium of heart। ये कहा पल्मोनरी वेन के बारे में। पल्मोनरी वेन जो है कहाँ से चालू होते हैं, कहाँ पे जाते हैं। देखिए ये तो हम लोग देखिए पल्मोनरी आर्टरी के बारे में है ना। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में देखिए, रुकिए थोड़ा फिगर कट रहा है।
चलिए पल्मोनरी, ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी ये है, यह पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेंगे अब पल्मोनरी वेन को, तो देखेंगे हम लोग पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पे और पल्मोनरी वेन के बारे में देखिए। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपको ये पूरा ये गया हुआ है, इससे कौन जुड़े हुए रहते हैं इसके बारे में भी देखिए कि कहा आपको कि पल्मोनरी वेन के बारे में, दिस वेन स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स एंड लोअर एंड इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ हार्ट, यानी कि लेफ्ट आर्टरियम देखिए कहाँ पे है, ये लेफ्ट आर्टरियम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। कौन जुड़े होते हैं, पल्मोनरी वेन जुड़े होते हैं। यह कहा कि यह वेन फेफड़ों से चालू होती है और निचला हिस्सा वाला हृदय के बाएं वाले आर्टरियम से जुड़ती है। निचला हिस्सा वाले आर्टरियम से कौन जुड़ती है, तो पल्मोनरी वेन जुड़ती है। देखिए पल्मोनरी वेन इससे जुड़े हुए रहते हैं। फिर कहा कि ईट वन ऑफ द वेन विच एरिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें जो है कौन से ब्लड रहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसमें शुद्ध ब्लड, यानी कि इसमें कौन ब्लड रहेंगे, इसमें प्योर ब्लड रहेंगे। कौन से ब्लड रहेंगे, इसमें प्योर ब्लड रहेंगे। देखिए ये जो है कहा आपको कि इसमें कौन से ब्लड रहेंगे, ये लेफ्ट आर्टरियम से जुड़े रहते हैं और इसमें प्योर ब्लड रहते हैं, प्योर ब्लड रहते हैं। और यह शरीर एकमात्र ऐसी वेन होती है, शरीर की एकमात्र ऐसी वेन होती है जो कि शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाती है। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से ये जो है, इससे जो है ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। और जबकि ये जो है एक दूसरे पल्मोनरी आर्टरी के सटे हुए भाग पल्मोनरी वेन है, इसमें देखिए रेड कलर का दिख रहा है ना, इसमें कौन सा ब्लड होगा, शुद्ध ब्लड रहेगा, यानी कि O2 सहित ब्लड रहेगा, ऑक्सीजन सहित शुद्ध ब्लड हुआ। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड है। ये जो है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में शुद्ध ब्लड रहता है। कौन ब्लड, शुद्ध ब्लड रहता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ब्लड रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ब्लड, पल्मोनरी वेन में क्या रहता है, शुद्ध ब्लड रहता है। और पल्मोनरी वेन जो हमारे शरीर का एक विशिष्ट अंग है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी भी है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो पल्मोनरी आर्टरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह जो है अपना ब्लड कहाँ पे जाके खोलते हैं, लंग्स में। कहाँ पे, लंग्स में जाकर खोलते हैं। कौन, पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन का ये जो है ब्लड जो रहता है ये कहाँ पे जाके खुलता है, तो लंग्स में जाकर के खुलता है। पल्मोनरी वेन में शुद्ध ब्लड होते हैं, जबकि पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ब्लड होते हैं। ये जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचा देते हैं अशुद्ध ब्लड को, और ये शुद्ध ब्लड को लंग्स तक पहुंचाते हैं, और लंग्स के बाद हमारे शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचते हैं। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे और आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएंगे। अभी देखेंगे हम लोग अब अरोटा के बारे में, अरोटा आर्टरी क्या है। देखिए अरोटा आर्टरी क्या है, यहाँ पे देखिए सभी लोग हम लोग तभी से देखते आए हैं कि अरोटा है लिखा हुआ, लेकिन इसके बारे में नहीं देखे हैं। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी के बारे में देखे हैं, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो देखते हैं हम लोग अब कि अरोटा आर्टरी के बारे में कर रहे हैं कि अरोटा आर्टरी कि दिस इज लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी विच इज कनेक्टेड टू लेफ्ट आर्टरियम। आपको कहा कि हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की ये जो है लार्जेस्ट आर्टरी है, शरीर की क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है। कौन है आर्टरी, सबसे लार्जेस्ट, अरोटा। क्या कहा आपको, अरोटा के बारे में। अरोटा क्या है, एक लार्जेस्ट है, अरोटा नाम है, जबकि इससे पल्मोनरी वेन के द्वारा इसे जुड़े हैं और इसे जो है शुद्ध ब्लड जाते हैं। आपको कहा कि लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी कनेक्टेड रहते किससे, लेफ्ट आर्टरियम से। किससे कनेक्टेड रहते हैं, लेफ्ट आर्टरियम से कनेक्टेड रहते। किससे, लेफ्ट आर्टरियम से कनेक्टेड रहते। ये देखिए इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है, ये लेफ्ट आर्टरियम से भी जुड़े हुए रहते, इधर से लेफ्ट आर्टरियम से जुड़े हुए रहते हैं। और यह शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होती है, जो यह बाएं यानी कि लेफ्ट आर्टरियम तरफ वाली वेंट्रिकल से जुड़ी रहती है। लेफ्ट आर्टरियम है, लेफ्ट आर्टरियम से भी और लेफ्ट वेंट्रिकल से भी जुड़े होते हैं। कौन, अरोटा जुड़े हुए रहते हैं। और फिर कहा कि ईट कैरी ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड टू ऑल बॉडी। ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, बॉडी के अनेक पार्ट तक पहुंचाते हैं। देखिए वेन का काम क्या था आपको कि वो लंग्स तक जाके छोड़ दिए, वेन जो गए लंग्स तक जाके छोड़ दिए। और फिर ये अरोटा क्या किए, अरोटा जो है
लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़े होते हैं। इसका काम है कि हमारे शरीर के, देखिए इधर से ये खुल गए हैं, अरोटा खुले हैं, और अरोटा का इसका काम है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध ब्लड को पहुंचाना। ये जुड़े हुए रहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से, और इसका काम है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को पहुंचाना, शुद्ध ब्लड को। और जबकि ये वेन में शुद्ध ब्लड रहते हैं और पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ब्लड होते हैं। और शुद्ध ब्लड जो हमारे बॉडी के विभिन्न भाग तक पहुंचते हैं तो वो अरोटा के द्वारा पहुंचते हैं। किसके द्वारा पहुंचते हैं? वो अरोटा के द्वारा पहुंचते हैं। और ये जुड़े होते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से। और ये यहाँ से यहाँ तक आपको ये वेन हो गया। क्या हो गया? ये वेन हो गया। लेकिन आगे जो मुंह खुलेगा और ये जुड़े हुए रहते हैं किससे? लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़े हुए रहते हैं, और अरोटा के थ्रू हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों तक शुद्ध ब्लड पहुंचता है। जबकि पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध ब्लड होते हैं, और ये जुड़े हुए रहते हैं राइट वेंट्रिकल से और राइट आर्ट्रियम से। तो आपको पूछेगा पल्मोनरी आर्टरी किससे जुड़े रहते हैं? तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल से। जबकि पल्मोनरी वेन जुड़े हुए रहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से। और अरोटा भी पूछा जाएगा तो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेकिन अरोटा भी जो भी होगा, अरोटा का काम है, अरोटा जुड़े हुए रहते हैं दोनों, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन और अरोटा जुड़े हुए रहते हैं इसी दोनों से। लेकिन अरोटा का काम क्या होता है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ये शुद्ध ब्लड को पहुंचाते हैं। लेकिन शुद्ध ब्लड रहते कहाँ पे है? पल्मोनरी वेन में शुद्ध ब्लड रहते हैं। अरोटा का काम है कि विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अरोटा के बाद आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए। अरोटा का अगला भाग है, अगले भाग हम लोग देखेंगे एसए नोड के बारे में, है ना। एसए नोड देखेंगे हम लोग। एसए नोड क्या है? देखिए यहाँ पे है आपको सेंट्रियोल नोड। एसए नोड को क्या कहेंगे? सेंट्रियोल नोड कहेंगे। एसए नोड का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रियोल नोड होगा। देखिए एसए नोड या सेंट्रियोल नोड के बारे में हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट। ये जो है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट का, हमारे हृदय का एक इलेक्ट्रिक के जैसे काम करते हैं। कौन काम करते हैं? तो हार्ट में। कौन? एसए नोड। एसए नोड क्या करते हैं? हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का काम करते हैं। देखिए हार्ट कुछ इस प्रकार से है, और इस प्रकार में हम लोग देखेंगे अभी। चलिए कहा आपको कि एसए नोड इज आल्सो कॉल्ड, देखिए यहाँ पे पेस मेकर। एसए नोड इज आल्सो कॉल्ड पेस मेकर ऑफ हार्ट बिकॉज इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। आपको कहा कि पेस मेकर यानी कि एसए नोड के बारे में देखिए यहाँ पे इंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट यहाँ पे है। और ये वाली जो है, ये देखिए इस वाली ये जो है किया हुआ, तो ये वाली जो भी है, ये हल्का हल्का ये यहाँ से यहाँ तक जो भी है, ये है आपको इंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट। और फिर देखिए मिडल वाला, देखा कि मिडल वाला कौन सा है? ये बीच वाला मिडल वाला हो गया। और फिर है आपको पोस्टीरियर यानी कि ये बाह्य वाला हो गया। बाह्य वाला मिड, देखिए पहला हो गया आपको इंटीरियर, जबकि आंतरिक हो गया, और जबकि ये बाहर वाला हो जाएगा तो पोस्टीरियर, और जबकि ये मध्य वाला हो गया तो ये मिडल हो गया। ये एसए नोड, ये एसए नोड है, एसए नोड से जुड़ा भाग है एसए नोड देखिए है। और ये पूरा जो है यहाँ पे, यहाँ से ये निकला है, यहाँ से पतला पतला आया है, यहाँ से फिर आया है, तो ये कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक आपको एसए नोड है। कौन सा है? एसए नोड है, एसए नोड। और एसए नोड से जो ये निकला हुआ है, देखिए ये जो निकला हुआ इधर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ब्रेगमैन बंडल कहेंगे। किसको? ये एसए नोड से जुड़ा हुआ है, एसए नोड से निकला जो निकलेगा इसको हम लोग ब्रेगमैन बंडल कहेंगे। देखिए नहीं लग रहा है ये घास के जैसे ये पूरा एकदम से चला आया है। अगर ये ऊपर गया हुआ है ब्रेगमैन बंडल, अगर नीचे आएगा तो इसमें जो है दो भाग में डिवाइड हो गया, नीचे वाले दो भाग में डिवाइड, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच और दूसरा देखिए लेफ्ट बंडल ब्रांच से भी निकलेगा कंडक्शन पाथवेज यानी कि इन दोनों से, यानी कि लेफ्ट बंडल ब्रांच से और लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच के दोनों के बीच को, दोनों वाले बीच वाले को हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन पाथवे। क्या कहेंगे? कंडेंसेशन पाथवेज कह देंगे। चलिए
तो एसए नोड के बारे में, सेंट्रियल नोड के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कहा आपको कि 100 यानी कि 100 इम्पल्स पर मिनट होते हैं, यानी कि इसे हृदय का पेस मेकर कहा जाता है। और क्योंकि यह विद्युतीय ऊर्जा बनता है और हृदय को संकुचन एवं शिथिलन में मदद करता है। आपको कहा कि ऐसे नोड को जो है हम लोग ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि यह जो है विद्युतीय ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? विद्युतीय ऊर्जा बनाता है। हमारे शरीर में विद्युतीय ऊर्जा कौन बनाते हैं? ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है। और यह जो है संकुचन एवं शिथिलन में मदद करता है। संकुचन और शिथिलन का मतलब हुआ जो धड़कन, हमारे धड़कन जो धड़कते हैं तो उसको संकुचन, स्थिर होने में और उत्तेज होने में मदद करते हैं। कौन? एसए नोड मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं? एसए नोड मदद करते हैं संकुचन और शिथिलन होने में। किसको? हृदय को। और यह एक विद्युतीय ऊर्जा बनाता है, इसे हम लोग पेसमेकर कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि इट यानी कि इट है यहाँ पे लिखा हुआ कि इट इज लोकेटेड वॉल ऑफ राइट आर्ट्रियम। कौन सा आर्ट्रियम? राइट आर्ट्रियम। और इधर राइट आर्ट्रियम है, इधर लेफ्ट आर्ट्रियम है। नीचे में राइट वेंट्रिकल्स और नीचे में हम लोग इससे पहले वाले देखे थे लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो एसए नोड जो है किस भाग में है? तो राइट आर्ट्रियम में है। कहाँ पे है? ये देखिए राइट आर्ट्रियम में है। यहाँ पे था, इससे पहले हम लोग देखे थे राइट आर्ट्रियम और नीचे में आ जाएगा नीचे में हो जाएगा राइट वेंट्रिकल्स। फिर इस साइड हो जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम और फिर हो जाएगा इसी के नीचे हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो जाएगा। तो कहा आपको कि एसए नोड किस भाग में है? तो राइट आर्ट्रियम है। किस भाग में है? राइट आर्ट्रियम में है। फिर कह रहे हैं कि यह हृदय के दाएं तरफ वाले एट्रियम में उपस्थित रहता है, यानी कि राइट आर्ट्रियम में है। कौन है? एसए नोड। एसए नोड हमारे बॉडी के लिए एक विद्युतीय ऊर्जा बनाता है और यह संकुचन और शिथिलन में मदद करता है, यानी कि हृदय जो धड़कते हैं उसमें मदद करते हैं। कौन? एसए नोड। और एसए नोड को हम पेसमेकर कहते हैं। और एसए नोड क्या करते हैं कि हमारे ये दाहिने यानी कि आर्टरी, राइट आर्टरी में स्थित है। कौन? एसए नोड। एसए नोड किस भाग में स्थित है? दाएं भाग में राइट आर्ट्रियम में स्थित है। इसे पेसमेकर कहते हैं, विद्युतीय ऊर्जा बनाता है। और यह जो है इसको भी 3 भाग में देख लेते हैं हम लोग। एंटीरियर इंटरनोड ट्रैक्ट देखिए और मिड इंटरनोडल ट्रैक्ट और नीचे वाले को हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट कहते हैं। और इसी तरह से हम लोग राइट आर्टरी है, राइट वेन है, लेफ्ट आर्टरी है और इधर लेफ्ट वेन है। इससे पहले वाले फिगर में देखे थे। और इसी से जो है इस प्रकार से ये देखिए हरा कलर में जो निकला हुआ है, ऊपर में आपको ब्रैकमैन बंडल, फिर इसी तरह से नीचे जाते जाते 2 भाग में डिवाइड हो गया, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल ब्रांच। और ये दोनों के बीच वाले रास्ता को हम लोग क्या कह देंगे? कंडक्शन। क्या कह देंगे? कंडक्शन पाथवेज कर देंगे। किसको? लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच के बीच वाले पाथ को। पाथ मींस क्या होता है? रास्ता, पाथवेज। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये किसका फिगर है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे, बताइए किसका फिगर है, किसका फिगर है, एक बार आप लोग बताएंगे। अभी हम लोग देखे एस ए नोड और फिर देखेंगे हम लोग अब ए बी नोड। तो एस ए नोड हम लोग देखे किस भाग में स्थित है? राइट आर्ट्रियम में। किस भाग में स्थित है? राइट आर्ट्रियम में। देखिए ये राइट आर्ट्रियम में स्थित है। कौन? एस ए नोड। इससे पहले हम लोग अभी जस्ट देखे हैं राइट आर्ट्रियम में स्थित है, जबकि ए बी नोड जो है कहाँ पे है? देखिए ये जो उजला वाला ये जो लगा हुआ है ये यहाँ पे कौन सी है? तो ये किधर हो जाएगा? यानी कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पड़ जाएगा। कौन? राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा एस ए नोड, जबकि राइट आर्ट्रियम में आ जाएगा आपको एस ए नोड। तो एस ए नोड राइट आर्ट्रियम और ए बी नोड हो जाएगा, ए बी नोड क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग राइट और लेफ्ट पढ़ते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। एस ए नोड एंड ए बी नोड के बारे में देखेंगे, एस ए नोड और ए बी नोड। तो कहा आपको कि आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड यानी एवी नोड। अब देखेंगे हम लोग ऐसे नोड देखे, अब देखेंगे हम लोग एवी नोड। एवी नोड को पूरा हम लोग क्या देंगे? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहेंगे किसको? एवी नोड को। कहा आपको कि इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंड पेसमेकर और हार्ट। इट इज लोकेटेड लोअर साइड ऑफ सेप्टम
ऑफ हार्ट। इससे पहले हम लोग ऐसे नोड को क्या कहे थे, पेसमेकर कहे थे, ऐसे नोड को पेसमेकर कहे थे। और यह विद्युतीय ऊर्जा बनाता है और यह जो है शिथिलन और संकुचन में मदद करता कौन, ऐसे नोड। और फिर इसी तरह से एवी नोड। एवी नोड क्या है कि यह हृदय का दूसरा महत्वपूर्ण पेसमेकर है। इसको हम लोग भी पेसमेकर कहे थे, क्या कहे थे, पेसमेकर कहे थे। किसको, एवी नोड को। तो ये हो गया आपको प्रथम, और जबकि इसको भी दूसरा पेसमेकर हमको लोग कह देंगे, क्या कह देंगे, दूसरा पेसमेकर कह देंगे हम लोग इसको। ये दूसरे स्थान पर आ गया, इसे भी हम लोग पेसमेकर कहेंगे क्योंकि हमारे हार्ट का ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि ऐसे नोड राइट आर्ट्रियम और एवी नोड राइट वेंट्रिकल्स में है, और ऐसे नोड को प्रथम पेसमेकर और एवी नोड को द्वितीय पेसमेकर यानी दूसरा स्थान पे रखेंगे। और यह महत्वपूर्ण के, यह हृदय के निचले भाग में स्थित है। देखिए यह हृदय के ऊपर वाले भाग में स्थित है, ऐसे नोड और एवी नोड हृदय के नीचे वाले भाग में स्थित है। तो हम लोग इसमें देखें कि एवी नोड का पूरा नाम है आपको आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड का क्या नाम हुआ, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड। और यह जो है इसे हम लोग दूसरा महत्वपूर्ण पेसमेकर कहते हैं। किसको, एवी नोड को। और एवी नोड जो हृदय के नीचे वाले भाग में स्थित है, एवी नोड। आगे हम लोग फिर इसी प्रकार से देखेंगे, सभी बने रहेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए एक बार, सभी लोग कमेंट करेंगे। अभी आगे हम लोग देखेंगे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सभी लोग जो है कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे। अब देखिए योगिक मैनेजमेंट है। अब हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए हार्ट कुछ इस प्रकार से है, देखिए हमारे शरीर में इस प्रकार से देखिए लगा हुआ रहते हैं, जिसको हम लोग फोटो के माध्यम से हम लोग जो है समझ सकते हैं कि हार्ट हमारे बॉडी में किस प्रकार से है। तो इसमें देखिए बना हुआ है, और इसमें देखिए स्वस्थ हृदय का मांसपेशी, स्वस्थ शरीर में अगर मांसपेशी रहेगा तो कैसे रहेगा, रक्त का थक्का धमनी को बाधित करता है। बताइए ब्लड को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, और ब्लड को थक्का बनाने में कौन सा भाग मदद करता है। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि ब्लड को थक्का बनाने में कौन सा ब्लड का भाग मदद करता है। चलिए देखेंगे अभी हम लोग कि कोरोनरी धमनी का यौगिक प्रबंध, कोरोनरी धमनी रोग का यौगिक प्रबंधन, यानी कि कोरोनरी धमनी का जो है कौन से रोग से प्रबंधन है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए कोरोनरी धमनी किसको कहेंगे, तो ये हमारे हार्ट से संबंधित है, ये हमारे बॉडी का ये रचना है। देखिए इससे जो है कौन सा ब्लड गया है, तो हृदय की मांसपेशी को रक्त व ऑक्सीजन पहुंचाता है कौन, कोरोनरी धमनी। हम लोग देखते हैं कि धमनी में शुद्ध ब्लड है, और क्या बोलते हैं शीरा में आपको अशुद्ध ब्लड है, तो धमनी न है, कोरोनरी धमनी कहेंगे जो कोना वाला भाग रहेगा कोरोनरी धमनी। देखिए इस वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, कोरोनरी धमनी। इसमें ऑक्सीजन रहित ब्लड है, ब्लड शुद्ध ब्लड है, यानी कि किसमें, कोरोनरी धमनी में। तो देखिए कोरोनरी धमनी और रोग के बारे में हम लोग देखते हैं कि कहते हैं कि हृदय भी किसी अन्य अंग के ही समान है, हृदय भी किसी अन्य के भी समान है, जिससे कार्य करने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से युक्त रक्त की आवश्यकता होती है। कहे आपको कि हृदय जो है अन्य अंग के ही समान है, अन्य अंग यानी कि हार्ट के अलावा हमारे बॉडी के जो भी पार्ट है उसके ही समान है, कौन, हृदय है। और इसका कार्य करने के लिए, जिसे कार्य करने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व युक्त की आवश्यकता होती है। हार्ट जो काम करेगा इसे क्या चीज की जरूरी होगा, ऑक्सीजन का और पोषक युक्त ब्लड का जरूरी होगा, पोषक युक्त ब्लड का जरूरी होगा। किसको काम करने के लिए, हृदय को। फिर कह रहे हैं कि वे कोरोनरी धमनियां जो कि हृदय मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है, वे कोरोनरी धमनियां, यानी कि इस कोरोनरी धमनी के बारे में बात किया है कि वे कोरोनरी धमनियां जो हृदय को मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करते हैं। कोरोनरी धमनी के बारे में कहा कि ये मांसपेशी को यानी कि मसल्स को रक्त की पूर्ति करते हैं, रक्त पूरा पहुंचाते हैं, किसमें, मांसपेशी में। कौन धमनी, कोरोनरी धमनी। अरोटा से प्रारंभ होकर हृदय की मांसपेशी के हर क्षेत्र पर जाकर हृदय की पूरी तरह फैल जाती है, पूरी सतह पर फैल जाती है। कौन फैल जाती है, तो कौन फैल जाती है, हृदय से कौन जुड़े हुए रहते हैं, कोरोनरी धमनी जुड़े हुए रहते हैं। और कोरोनरी धमनी क्या करते हैं, ये देखिए ये पूरी सतह पर आके जो है ये फैल गए हैं, ये पूरा कौन सी है, कोरोनरी धमनी है। कोरोनरी धमनी जो है ये फैल गए हैं, और इसमें देखिए कौन से ब्लड रहते हैं, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन और ब्लड रक्त रहते हैं, यानी कि शुद्ध ब्लड रहते हैं किसमें, कोरोनरी धमनी में। ये अरोटा से, इससे पिछले फिगर हम लोग अरोटा ऊपर वाले भाग में देखे थे, ये अरोटा से जुड़ करके और पूरे ये क्या होते हैं, पूरे सतह पे फैल जाते हैं। कौन, कोरोनरी धमनी फैल जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि कोरोनरी धमनी रोग शब्द आमतौर पर हृदय को रक्त प्रदान करने वाली धमनियों, कोरोनरी धमनी के अंदर वसायुक्त जमा और रेशेदार ऊतक के गठन के लिए प्रयोग किया जाता है। कहा आपको कि कोरोनरी धमनी रोग, ये शब्द जो है आमतौर पर हृदय को रक्त प्रदान करने वाली धमनी है, यानी कि ये हम लोग क्या देख रहे हैं, कोरोनरी धमनी रोग देख रहे हैं। कोरोनरी धमनी रोग ये शब्द जो है ये हृदय को रक्त प्रदान करने वाली धमनी के अंदर जो वसायुक्त का जमा हो जाएगा, यानी हमारे हृदय में जो शिरा और धमनी है, धमनी में अगर कोई ब्लड जम जाएगा तो उसका कारण कौन है, कोरोनरी धमनी है, कोरोनरी धमनी रोग है। और ये क्या करते हैं, वसायुक्त जमाव और रेशेदार ऊतकों के गठन के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि हमारे हार्ट के धमनी में जो ब्लड जमा हो जाते हैं, ये जमा हो जाते हैं और रेशेदार ऊतक का ये गठन हो जाते हैं, यानी जम जाते हैं, इसके लिए प्रयोग किया जाते हैं। किसका, कोरोनरी धमनी रोग का प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ये इसी रोग के कारण ब्लड का वसायुक्त जमा हो जाता है और रेशेदार ऊतक का गठन हो जाता है। इस वसायुक्त जमाव का निर्माण और इसके परिणाम स्वरूप धमनियों के सख्त होने पर इसे एथेरो कहा आपको कि एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। किसको, यानी कि हमारे हृदय के धमनी में जब कोई ब्लड वसायुक्त पदार्थ जम जाएगा, रेशेदार ऊतक का गठन हो जाएगा, तो उसके फलस्वरूप सख्त होना है, यानी कि जमाव का जो निर्माण हो जाता है उसको हम लोग क्या कह देंगे, एथेरोक्लेरोसिस कह देंगे, एथेरोक्लेरोसिस कर देंगे। देखिए इस सतह पर जो है ये जम गया है, वसायुक्त पदार्थ इसमें जो है जम गया है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, एथेरोक्लेसिस कह देंगे, एथेरोक्लोसिस कह देंगे। देखिए है यहाँ पे लिखा हुआ एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। और कोरोनरी एथेरोक्लेसिस के परिणाम स्वरूप कोरोनरी धमनियां का संकुचन हो सकता है। इसी के कारण जो है इसका क्या हो सकता है, संकुचन हो सकता है। किसके कारण, इसका ये क्या हो सकता है, संकुचन हो सकता है, यानी ये टूट सकता है। किसके कारण, इसी रोग के कारण। किस रोग के कारण, तो एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण। फिर कह रहे हैं कि जो हृदय की मांसपेशी को उनके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले रक्त की मात्रा को कम कर देता है। जब ये हो जाएगा तो इसके द्वारा जो ब्लड जाएगा, इसकी ब्लड की मात्रा को क्या कर देगा, कम कर देगा। देखिए यहाँ तक ब्लड कितना मात्रा में आ रहा है, जब ये हो गया है तो ब्लड की मात्रा कम हो गया। देखिए एक छोटी सी, एक पतली सी लाइन में इधर फिर ब्लड आ रहा है, तो अगर ये हो जाएगा ये रोग, तो ये क्या करेगा, ब्लड की मात्रा को कम कर देगा। क्या कर देगा, ब्लड की मात्रा को कम कर देगा। फिर कह रहे हैं कि चूंकि कोरोनरी धमनी का रोग अक्सर दशकों में विकसित होता है जब तक व्यक्ति को हृदयाघात न हो। ये रोग कब हो जाते हैं, जब तक व्यक्ति को हृदयाघात, हमारे हृदय में जो रोग होते हैं हृदयाघात, तब तक। जब व्यक्ति को हृदयाघात रोग नहीं होगा तब तक नहीं होगा। अगर व्यक्ति को हृदयाघात रोग होगा तब ऐसा देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद जो हृदय में ब्लड भी जो है बहुत कम मात्रा में बहाव होगा, ब्लड का। फिर आपको कहा यह अदृष्ट रह सकता है, लेकिन कोरोनरी धमनी की बीमारी को रोकने और इसके इलाज करने के लिए व्यक्ति बहुत कुछ कर सकते हैं। इसे एक स्वस्थ जीवन शैली के प्रति बद्धता प्रारंभ करे। इसमें कहा कि जो है अगर ये हो गया है तो इसे छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है अगर ये ज्यादा फैल जाएगा तो क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, क्योंकि ब्लड का प्रवाह हमारे बॉडी में फिर नहीं हो पाएगा। अभी देखिए ये पूरा येलो कलर में ये पूरा फैल गया है, तो ब्लड की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में जा रही है। इधर देखिए इसमें इधर बहुत कम मात्रा में आ रहा है। तो अगर ये हृदयाघात होगा तो ये रोग हो जाएगा। अगर ये रोग हो जाएगा तो इसको जो है बहुत बचाव के कारण जो है बहुत देख रेख करके इसका जो हमको उपचार करना चाहिए। अगर नहीं तो ये अगर ये ज्यादा फैल जाएगा, ज्यादा अगर इसका संकुचन होगा, ये ज्यादा फैल जाएगा तो हृदयाघात यानी कि लोग जो है मनुष्य मर सकते हैं। चलिए
ये था कोरोनरी धमनी के बारे में, कोरोनरी धमनी रोग। इसके बारे में भी देखिए कि जो है हमारे हार्ट में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, कारण के बारे में हम लोग देखेंगे वो किस कारण से हो सकता है। देखिए जोखिम के कारक कैसे होता है उसके बारे में कहा आपको कि उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर, यानी कि हमारे बॉडी में अगर देखते हैं कि कभी अगर आदमी को अगर जब गुस्सा आता है तो गुस्सा में बहुत कुछ कर बैठते हैं, है ना। अगर ऐसा होगा तो ब्लड हमारे हृदय का बहुत ही ज्यादा तेजी से जो है धड़कते हैं। जैसे कोई आदमी दौड़ करके आते हैं तो देखिए वो थोड़ा उसको सांस लेने में कठिनाई रहते हैं, गला सूख सा जाता है। तो इसका रीजन है, इसका कारण है ये रोग होने का, कोरोनरी से संबंधित जो हम लोग देखे थे अभी रोग। तो उस रोग होने का कारण आपको कि रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर ये है, ये भी है कि अगर वो बढ़ जाएगा तब हो जाएगा। फिर है कि एलडीएल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर, जिसे आमतौर पर खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगर ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल अगर ये क्या हो जाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल भी इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि इस कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर, अगर इस कोलेस्ट्रॉल यानी हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल अगर उच्च स्तर तक बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। उच्च स्तर तक अगर बढ़ गया कोलेस्ट्रॉल तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहेंगे, और इसे आमतौर पर हम लोग खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि एचडीएल, ये था एलडीएल। फिर है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का निम्न स्तर सामान्यतः जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उच्च स्तर पर हो जाएगा तो इसे हम लोग खराब कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर निम्न स्तर पर होगा तो इसे हम लोग अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। आयु और लिंग, यह रोग आमतौर पर मध्य और अधिक आयु के व्यक्तियों में देखा जाता है, यानी कि यह रोग आमतौर पर किसमें देखा जाएगा, अधिक आयु यानी कि मध्य आयु और अधिक आयु के बीच के व्यक्ति में देखा जाएगा। पुरुषों को महिलाओं की तुलना में जीवन में समय से पूर्व कोरोनरी धमनी का रोग होने का खतरा अधिक होता है। आपको कहा कि पुरुषों को महिलाओं की तुलना में जीवन के समय से पहले, यानी कि आपको कहा कि पुरुष और महिला का अगर तुलना करेंगे कि तो पुरुष और महिला का तुलना में जीवन में समय से पहले, यानी कि इन दोनों के जीवन के समय से पहले कोरोनरी धमनी का रोग होने का खतरा अधिक रहता है। लेकिन रजोनी वृद्धि के बाद महिला के लिए यह खतरा पुरुषों की तुलना में बराबर या अधिक हो सकता है। अगर रजोनी वृद्धि होगी तो महिला में जो है पुरुषों की तुलना में अधिक होगा। किसमें होगा, पुरुषों की तुलना से महिला में अधिक होगा रजोनी वृद्धि के बाद। और उसके बाद है देखिए, इसके बाद फिर कह रहे हैं कि छोटी उम्र में कोरोनरी धमनी रोग का पारिवारिक इतिहास। और कहा कि ये छोटी उम्र में भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है कि महिला में पुरुषों की तुलना में अधिक हो सकता है कोरोनरी रोग, क्योंकि रजोनी वृद्धि के बाद महिला के लिए यह खतरा पुरुषों की तुलना में अधिक हो जाता है। किसके बाद, रजोनी वृद्धि के बाद। तो कहा छोटी उम्र में भी जो है ये हो सकता है कोरोनरी धमनी रोग। उसके बाद है कि धूम्रपान रोग, अगर धूम्रपान करना, अगर धूम्रपान करेगा फिर भी होगा। उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा तो। फिर मधुमेह हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, शारीरिक निष्क्रियता हो जाएगा, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। किसमें, शारीरिक निष्क्रियता हो जाएगा अगर कोरोनरी धमनी रोग हो जाएगा तो। फिर है कि मानसिक तनाव, मानसिक यानी कि माइंड काम नहीं करेगा। आहार संबंधी कारक, ये संबंधी है यानी कि आहार यानी भोजन से संबंधित भी कुछ कारक है, जैसे ताजे फल है, सब्जियां रहित आहार और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोरोनरी रोग की संभावना को बढ़ा देता है। ताजा फल और सब्जी रहित आहार यानी कि सब्जियों से रहित आहार, अगर हम लोग कोई भोजन करेंगे उसमें सब्जी की मात्रा नहीं रहेगी तब होगा, उसके बाद भी हो जाएगा। और पॉली अनसैचुरेटेड और फैटी एसिड कोरोनरी धमनी रोग ये हो सकता है, इसका संभावना है। फिर आपको कहा कि इसका कारण क्या था, ये था कि कारक क्या हम कर सकते हैं, हमारे बॉडी में क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है अगर होगा तो। इसके बारे में जोखिम का कारक। अब है कारण कि धमनी के क्षय के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल होता है धूम्रपान, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह एवं इंसुलिन प्रतिरोध और छाती के रेडिएशन थेरेपी, जिन्हें कुछ प्रकार
के कैंसर में प्रयोग किए जाते हैं, और है गतिविहीन जीवन शैली। आपको इसमें और इसमें अंतर कहा, ये तो कारक है, समान तौर पर इस कारक से भी हो सकता है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण कारण ये है अगर धूम्रपान होगा तो हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? तो कोरोनरी धमनी रोग होगा। धूम्रपान से, उच्च रक्तचाप से, उच्च कोलेस्ट्रॉल से। और देखिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में है कि उच्च कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर अगर ज्यादा होगा फिर भी होगा, लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अगर उच्च स्तर पर होगा, ऐसे खराब कोलेस्ट्रॉल, और अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का मात्रा निम्न स्तर पर होगा तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उच्च स्तर पर होगा तो ये भी कारण में आ सकता है। फिर है कि मधुमेह, मधुमेह और इंसुलिन भी होगा इसमें। छाती की रेडिएशन थेरेपी, छाती से रिलेटिव जो भी कारण होगा इसमें भी हो जाएगा, जिन्हें कुछ प्रकार से कैंसर में प्रयोग किए जाते हैं, जो अगर ये छाती में भी हो सकते हैं। अगर कोई नशा करेगा तो छाती में ही होगा, लंग्स से संबंधित लंग्स में हो जाएगा, और इसके बाद ये कारण का भी कैंसर में भी प्रयोग किए जाते हैं। कैंसर में भी हो सकता है। ये कौन सी थेरेपी होगा, यानी कि छाती की रेडिएशन थेरेपी जो हम लोग कराते हैं, उसके लिए जो जांच कराएंगे, छाती का रेडिएशन कराएंगे, वो कैंसर में भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर है कि गतिविहीन जीवन शैली, ये कब तक हो सकती है? ये जीवन तक भी चल सकती है। इसका कारण ये भी है कि अगर एक बार हो गया कोरोनरी धमनी रोग तो ये जीवन तक भी चल सकती है। कौन रोग? कोरोनरी धमनी रोग, कोरोनरी धमनी रोग। चलिए आगे हम लोग देखेंगे उसका लक्षण क्या क्या है। उसका लक्षण क्या क्या है? तो लक्षण देखिए है, यदि कोरोनरी धमनी संकीर्ण हो जाती है तो वह पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हृदय तक संचरित नहीं कर पाती है। अगर किसी व्यक्ति में कोरोनरी धमनी रोग हो जाएगा तो वह क्या कहेगा कि जितना हमारे बॉडी को ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन यानी शुद्ध ब्लड को हृदय तक उतना नहीं पहुंचा पाएगा। देखिए अगर किसी व्यक्ति में कोरोनरी धमनी रोग हो जाएगा तो हमारे हृदय को जिस मात्रा में ब्लड पहले से पहुंच रहा है, अगर ये बीमारी हो जाएगा तो उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा। विशेषकर जब वह तेजी से धड़क रहा हो। अगर ये कोलेस्ट्रॉल उच्च था, यानी कि हृदय जब अधिक तेजी से धड़क रहा हो, जैसे कि कसरत के दौरान जब कोरोनरी धमनी में बढ़ने वाले जमाव का निर्माण होता है, वह कोरोनरी धमनी रोग के लक्षण विकसित करना प्रारंभ कर देता है। इसमें कहा आपको कि जब लोग जो है क्या करते हैं, कसरत करते हैं। अगर कसरत करते हैं, अगर किसी व्यक्ति में ये रोग है यानी कोरोनरी धमनी रोग है, तो हमारे हृदय को जितनी मात्रा में ब्लड चाहिए उतनी मात्रा में वो नहीं पहुंचा पाते हैं। जिस तरह से एग्जांपल दिए हैं कि जैसे कसरत के दौरान। फिर है कि कोरोनरी धमनी रोग में अगर बढ़ने वाला जमाव निर्माण, उसमें जो है क्या हो जाता है, ब्लड का जमाव हो जाता है, पोषक पदार्थ का जमाव हो जाता है, तब वह कोरोनरी धमनी रोग के लक्षण हो जाते हैं। क्यों? अगर हमारे हृदय में जितनी मात्रा में ब्लड चाहिए अगर वो नहीं पहुंचा पाएगा तो हम लोग कह सकते हैं उसमें कौन सा रोग, कोरोनरी धमनी रोग हो गया है, जमाव का कारण हो सकता है। फिर आपको कि सीने में क्या होगा, दर्द होगा, श्वास की कमी, सांस लेने में कमी, हृदय घात हो जाएगा, पसीना आएगा, और मतली और उबकाई होगा। मतली और उबकाई यानी कि जो है चलना, इधर उधर टहल के देखते हैं कि सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे। ये सब कारण जो है कोरोनरी धमनी रोग का होगा। कि कौन सा होगा, सीने में दर्द, श्वास की कमी, हृदय घात, पसीना आना, मतली और उबकाई, कोई बात को लेकर के जल्दी जो है घबराहट सी हो जाना, चक्कर आना और सिर घूमना। किसका कारण है? कोरोनरी धमनी रोग का लक्षण है। कौन सा? सीने में दर्द, श्वास की कमी, हृदय घात, पसीना आना, मतली उबकाई और सिर आना यानी कि चक्कर आना यानी कि घूमना, ये सब हो जाएगा। जब ये रोग हो जाएगा तो हमारे हृदय में जितनी मात्रा में ब्लड चाहिए थी उतनी मात्रा को नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर ब्लड नहीं रहेगा और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में नहीं पहुंचा पाएंगे तो ये सब कारण हमारे उनको हो सकता है इस रोग के कारण। फिर आपको कह रहे हैं कि गैर परंपरागत जोखिम के कारण और किस कारण से हो सकता है, इसके बारे में है। तो देखिए फिर आपको कि एथेरोक्लेरोसिस ये भी होता है। ये हुआ कि ब्लड हमारे जब शरीर में जम जाता है, अगर ये चारों साइड से देखिए इतनी बातें लिखी हुई है, इन सभी बातों के कारण हम लोग एथेरोक्लेरोसिस के बारे में हम लोग देखेंगे। और एथेरोक्लेरोसिस क्या है? परंपरागत जोखिम के कारण क्या है? आयु की रजोनिवृत्ति,
फिर है मधुमेह, अगर रजोनी वृद्धि आयु के अनुसार अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी हो सकता है। मधुमेह, धूम्रपान होगा, हाइपर टेंशन बढ़ेगा, और क्या है डिस्लीपिडीनिया होगा, और मोटापा और व्यायाम की कमी हो जाएगी। कोरोनरी धमनी रोग का पारिवारिक इतिहास होगा, यानी कि अगर ये सब हो जाएगा तो ये जो है पारिवारिक में भी एक से दूसरे में भी जाने की चांसेज है। गुर्दे के रोग और कैल्शियम स्कोर होगा। फिर आपको कहे हैं कि पुराने सूजन हो जाएगा। फिर है कि होमोसिस्टीन और माइक्रो प्रोटीनिरिया, एल्बुमिन और क्रेटेनिन और उपापचय सिंड्रोम और कई वेट्रिक्यूलर हाइपरट्रोफी होगा। यानी कि इसमें जो है मानव को अगर ये रोग के बारे में हम लोग देखें तो ये कोरोनरी रोग होगा तो पहले ये देखिए एथेरोक्लेरोसिस ये पहले हो सकता है कि ये होने का कारण हुआ कि हमारे बॉडी में मधुमेह हो गया। अगर ये इतनी बातें अगर हो गया है तो उसमें पहले एथेरोक्लेसिस हो जाएगा। एथेरोक्लेसिस होने के बाद अगर हमारे बॉडी में पोषक तत्व और ब्लड जमा हो जाएगा तो वो एक रोग ले लेता है जिसे हम लोग कोरोनरी रोग कह देते हैं, कोरोनरी धमनी रोग। जैसे देखिए कभी चोट लगने, अभी मान लीजिए कि हाथ पे आपको चोट लग गया, अगर उसका ठीक से इलाज हो गया तो ठीक है, अगर उस पे मक्खी बैठ गया या फिर कोई भी मान लीजिए डिटोल अगर कुछ ऐसा लिए तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसपे मक्खी बैठ गया तो उसके बैठ जाने से भी रोग हो जाता है। तो पहले अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर यही विस्तार जाकर के हो जाएगा कोरोनरी धमनी रोग का हो जाएगा, और कोरोनरी धमनी रोग हो जाएगा तो ये सभी इसके लक्षण है। ये सब अगर देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें क्या हो गया है, कोरोनरी धमनी रोग हो गया है। कौन सा रोग, कोरोनरी धमनी रोग हो गया है। चलिए आगे देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आदमी कितना ये टेंशन में है पूरा एकदम से। देखिए कट रहा है। चलिए देखिए कहा है आपको कि नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आहार संबंधी आदतें बचपन में ही निर्मित हो जाती है, यानी कि भोजन से संबंधित जो है आदत हमको निर्मित हो जाते हैं। किसी को जो है फास्ट फूड ये सब खाने का जो ये सभी आदत हो जाते हैं जिन्हें बाद में बदलना कठिन होता है। मौसमी फलों, ताजी सब्जियां, अंकुरित अनाजों व दालों को अपने आहार में स्थान दे। इसमें कहा है आपको कि मौसम के अनुसार से जो हम लोग मौसमी जो है फल का नाम है उसका, और ताजी सब्जियां खाए और अंकुरित अनाज और दाल खाए। फिर कहा आपको कि अत्यधिक खाने से बचे। इतना भी खाना भी क्या चीज करना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए। और ऐसे भी देखिए कोई भी चीज हमको लिमिट में करना चाहिए, खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए। अगर दूध पीने से फायदा हो रहा है, अगर दूध भी हम आवश्यकता से अधिक पी लेंगे तो वो भी हानिकारक हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है अत्यधिक खाने से भी बचे, संतुलित मात्रा में भोजन करें। संतृप्त वसा से दूर रहने और असंतृप्त वसा को संतुलित मात्रा में ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। जिस भोजन से हमें वसा मिलती है यानी कि फैट मिलती है उसकी मात्रा को थोड़ा कम कर देना है। फिर कह रहे हैं कि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दे। प्राथमिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दे। जो हमारे घर में सब्जियां होती है, जो हम लोग अपने से लगाते हैं ऐसी सब्जियां, उसको सबसे पहले उसको प्राथमिक देंगे। अगर मार्केट से लाते हैं तो उसमें खाद्य पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए कहा गया है कि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की प्राथमिकता दे, कि जो प्राकृतिक रूप से हो जाते हैं उसके बारे में उसको खाना चाहिए। यह अनाज मोटे अनाजों, दाल, सब्जियां, टोंड, दूध तथा वनस्पति तेलों के विवेकपूर्ण सम्मिश्रण से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो प्राकृतिक रूप से होते हैं उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे, उस चीज को खाएंगे। कम लवण ग्रहण करें। लवण मतलब नमक की मात्रा कम ग्रहण करना चाहिए। किसी भी स्वरूप में परिष्कृत शर्करा
किसी भी स्वरूप में परिष्कृत शर्करा यानी कि मीठा चीज, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल युक्त ड्रिंक लेने से बचे। ये सभी हम लोग आवश्यकता से अधिक मीठा खाने से, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाने से यानी कि जो प्राकृतिक रूप से नहीं है उससे बचने हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक करने से और अल्कोहल युक्त ड्रिंक लेने से हम लोगों को बचना है। आप जितनी अत्यधिक विविधता का चुनाव करेंगे उतना ही उत्तम होगा, परंतु हर पोषक तत्व ग्रहण करने का प्रयास करें। यानी कि कहा इसमें कि हम लोग इतना कर सकते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से हुआ है उसको हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, है ना। जो प्राकृतिक रूप से है उसको ग्रहण करना चाहिए, पोषक तत्व का ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा कहा आपको, पहला तो ये कहा कि हम लोगों को ये फल फ्रूट या सब्जियां खाना चाहिए, और दूसरा है यौगिक प्रबंधन कि इसमें क्रियाएं क्या होना चाहिए, जल नीति या सूत्र नीति होना चाहिए। यौगिक लक्षण यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के चुने हुए अभ्यास, यानी कि इसमें क्या करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए। और योगासन यानी कि उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन, सरल मत्स्यासन और उष्ट्रासन और गोमुखासन, कटी चक्रासन और ऊर्ध्व हस्तोत्नासन, भुजंगासन और श्वासन करना चाहिए। ये सब किसका है, ये सब व्यायाम करने के लिए बोले, योगा करने के लिए। योगा में ये सभी क्रियाएं हम लोग करते हैं। और पहले बोले आपको कि जो है सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। पहले छोटे छोटे व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, हार्ड योगासन भी करना चाहिए। फिर आपको प्राणायाम के बारे में बोले हैं कि नाड़ी शोधन, शीतली, शीतकारी और भ्रमरी करना चाहिए। किसमें, प्राणायाम। ये सब जो आपको किसके बारे में बता रहे हैं, आपको योगासन के बारे में ध्यान देना है। श्वास के प्रति सजगता और उच्चारण और ओम ध्यान करना है। फिर है कि विशेष अभ्यास योग निद्रा और अंतर मुद्रा, ये नींद के बारे में बताए गए हैं कि नींद भी हम लोग जो है कम से कम लेनी चाहिए। चलिए फिर आपको कह रहे हैं कि विशेष अभ्यास यानी योग निद्रा और अंतर मुद्रा, विपरीत संकेत, सिर के बल खड़े होने वाली मुद्राएं और तीव्र श्वसन वाले अभ्यास नहीं किए जाने चाहिए। यानी कि जो है हमें जो है सिर के बदले खड़े और तीव्र श्वसन पर अभ्यास नहीं करने चाहिए, जल्दी कोई भी चीज को अभ्यास नहीं करनी चाहिए। अन्य मुद्राओं की अपेक्षा प्राणायाम और ध्यान पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चलिए फिर करें आपको कोरोनरी धमनी रोग से बचाव क्या हो सकता है। कोरोनरी हृदय धमनी रोग से बचाव, तो उचित आहार, कम लवण का संवेदन, नियमित व्यायाम, मांस, मदिरा के सेवन से बचे। यानी कि कहा आपको कि उचित आहार करना चाहिए, कम लवण यानी कि लवण की मात्रा को कम करना चाहिए, नियमित डेली व्यायाम करना चाहिए, मांस और मदिरा के सेवन से बचना चाहिए, और वजन को घटाना अति आवश्यक है। फिर है कि खाने और जीवन की उचित आदतों को बनाए रखना, खाना और जीवन की आदतों को उचित मात्रा में बनाए रखना है। शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से करना है, सभी व्यायाम को नियमित रूप से यानी कि डेली करनी है। कार्य करने की गति को कम करना है, कोई भी काम करने का स्पीड से नहीं करनी है, उसको स्लोली करनी है, धीरे धीरे। फिर है कि मनोवैज्ञानिक अभिवृद्धि में आवश्यक बदलाव करना है, सोचने की क्षमता, अपने मन की क्षमता के आवश्यक को अभिवृद्धि को बदलाव करना है। रक्तचाप को नियंत्रित करना है, यानी कि ब्लड प्रेशर को नियमित करना है। यानी कि जैसे ब्लड प्रेशर का है आपको कि स्वस्थ व्यक्ति में 120/80 mmHg हो जाएगा, तो लगभग इससे नहीं लो करना है और नहीं इसको हाई करना है। मधुमेह को नियंत्रित करना, मधुमेह रोग होने के कारण से नियंत्रित करना है, उससे बचना है। वजन कम करना है, यदि वह सामान्य से अधिक हो तो अगर सामान्य मात्रा से अधिक होगा तो वजन को भी कम करना है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की स्तर को कम करना, हमारे ब्लड में जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उस स्तर को कम करना है। नियमित रूप से व्यायाम करना है, धूम्रपान को त्यागना है। उसके बाद है उच्च
एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। हम लोग देखें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है उच्च होगा तो उसको क्या कहेंगे, खराब कोलेस्ट्रॉल कहेंगे, और जब एचडीएल होगा तो उसे हम लोग अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। मानसिक तनाव को कम करना है। माइंड जो हमारा सोचता है अत्यधिक किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना, उसको क्या करना है, कम करना है। देखिए ये हार्ट के बारे में ये फिगर है, ये हार्ट के बारे में बताया गया है। तंबाकू से बचना चाहिए, अधिक सक्रिय हो। क्यों ये सब बताया जाता है, कोरोनरी धमनी रोग न हो, उससे उपयुक्त पोषण का चुनाव करें। इसमें जो बताया गया है इन सभी का चुनाव करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर आपको कहा कि ये तो हम लोग देखे, फिर मानसिक तनाव को कम करना है। कम वर्षा युक्त यानी फैट वाले सामान और लवण युक्त आहार को ग्रहण करें, बहुत कम मात्रा में। मौसमी फल, सब्जियों और मोटे अनाज से युक्त हो, ऐसे फल का हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। अब है आपको डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर यानी कि यह रोग के जरिए रोग के प्रबंधन के लिए सामान्य जानकारी, यानी कि डिस्क्लेमर के लिए जो है इस रोग के यानी कोरोनरी रोग के बारे में ये यहाँ से जानकारी मिलती है। इसे उपचार हेतु पर्चे के रूप में न समझा जाए। इस ये जो रोग के बारे में कोरोनरी रोग जो होता है पर्चे के माध्यम से हम उसे नहीं समझ सकते। अगर हमारे अंदर लक्षण दिखेगा तो हम लोग जिसको पता कर सकते हैं कि कोरोनरी धमनी रोग हुआ है। इसके बारे में आपको देखिए फिर योगा के बारे में भी बताया गया है। इससे पहले जो हम लोग देखे थे किस किस प्रकार की क्या करना चाहिए, जलोनीति करना चाहिए, सूत्र नीति करना चाहिए, तरासन करना चाहिए, कटी चक्रासन करना चाहिए। देखिए उष्ट्रासन, शस्कासन और भुजंगासन और धनुरासन, श्वासन देखिए इस तरह से, और ध्यान देखिए इस तरह से करना चाहिए। शीतल प्राणायाम ये करना चाहिए पूरा बैठ करके। ये सब किसका है, व्यायाम यानी योगासन का ये सभी है। फिर है कि धर्मत्स्य ध्रासन, वक्रासन, भ्रमारी प्राणायाम। फिर है आपको नारी शोधन प्राणायाम, इस तरह से सभी ये करना चाहिए। गोमुखासन, फिर है वज्रासन में बैठना चाहिए, पवन मुक्तासन करना चाहिए, और है उत्थान मंडूकासन करना चाहिए, और पार्श्व पोषण करना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि अगर मानव को अगर गैस हो जाते हैं, गैस बन जाते हैं, तो उसको भी उससे भी बचने रहने के लिए और अनेक तरह की बीमारी से बचने के लिए ऐसे भी सामान्य मनुष्य को क्या करना चाहिए, योगासन करना चाहिए, योगा करना चाहिए। देखिए है आपको लिखा हुआ कि कोरोनरी धमनी रोग के प्रबंधन हेतु यौगिक अभ्यास, इससे बचने के लिए ये सभी अभ्यास किए जा सकते हैं। अगर किसी में कोरोनरी धमनी रोग हो गया है तो उसको भी कम करना है, जो ये सभी योगासन करके। चलिए ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हुआ है। यहाँ पे देखिए हार्ट, यहीं पे आपको एंड है। हार्ट के बारे में हम लोग देखे थे, सर्कुलेशन कैसे होता है, पल्मोनरी कैपिलरीज है, पल्मोनरी वेन है, अरोटा है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स और इलेक्ट्रिकल ब्लड है, कैपिलरीज और पेरिफेरल टिश्यू है, ये थैलानुमा संरचना है, ब्लैक ब्लड है यानी कि ये अशुद्ध ब्लड है, और देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है। फिर है कि प्रेकेवा है, राइट आर्टरियम है, पोस्ट केवा है, इसके बीच वाले राइट वेंट्रिकल्स, ब्लैक ब्लड। हम लोग इसके बारे में बारी बारी से समझे तो हम लोग जो है हार्ट के बारे में हम लोग जो है पूरा पढ़ चुके हैं। तो क्लास 10 के लिए या 11 12 के लिए सभी के लिए, बिहार बोर्ड के लिए हार्ट से संबंधित या सभी को, सभी स्टूडेंट को इसकी जानकारी रखना चाहिए, इससे जो है कौन सी बीमारी हो सकती है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म है, और आप लोग जो है जुड़ेंगे हमारे स्मार्ट स्टडी बोर्ड से। सभी लोग अगर नए जुड़े हैं तो उसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।